बैक फ्रेंड्स। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मैं वैसे आपको कभी इंतजार नहीं करवाना चाहती, लेकिन मेरे दोस्त जब आते हैं तो फिर उनसे थोड़ी सी तो गपशप होती है ना। आपसे मिलवाने से पहले उनको बताना होता है कि हमारे दोस्त और भी हैं और उनसे उनको मिलवाना है। तो बस उनको मैंने बता दिया है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो मिलिए मेरे दोस्तों से। सबसे पहले मेरे मेहमान हैं सुहेल चीमा। कैसी हो बीना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप आए। आपने बुलाया, हम आ गए। आपके साथ उस वक्त काम किया था जब हम बिल्कुल शुरू में आए थे और आपने कॉल किया तो यहाँ क्यों ना आते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपकी बुलाने का बहुत अभी आपसे हम और भी गपशप करेंगे। पहले मैं अपने कुछ और दोस्तों से भी मिलवा लूं, अपने नए दोस्तों को। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी मेहमान है शहनाज बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया, आज के दिन आपने वक्त निकाला। थैंक यू। शुक्रिया तो आप लोगों का कि ईद वाले दिन हम सबको मिलने का मौका मिला और आप लोगों ने बुलाया हमें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे तीसरे आज के मेहमान मल्टी टैलेंटेड हैं। कॉमेडी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ट्रेजेडी करते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं हमारे चैनल के। सलमान सनी। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़ा थैंक्स आप लोगों का कि आपने इस ईद पर और इतने महंगाई के दौर में हमें यहाँ बुला लिया। थैंक यू। तो आपका इस कदर बिजी होते हैं आप, फिर भी हमने बुलाया और आप आ गए। मैं आप बाकी कह रहे मैं बहुत बिजी होता हूँ। मैं इतना बिजी होता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं होता, मैं फिर भी बिजी होता हूँ। और मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। अच्छा? कि तुम बहुत बिजी रहते हो, कोई काम भी नहीं करते, फिर भी करते क्या हो तुम। अच्छा? तो ये मुझे आज तक खुद समझ नहीं आया मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं बिजी रहता हूँ कि सोचूं क्या है। अच्छा, आपको पता ही नहीं चलता, आपसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ऐसा कुछ देखा आपने, पता चल गया ना आपको कि ये कॉमेडियन है। बहुत मजे मजे की बातें आप सुनेंगे आज। सुहेल चीमा साहब जी जनाब, ये बताएं बचपन में ईद कैसी होती थी, बड़े होके कैसी हुई और इस दफा की ईद कैसी रही? ओहो, तो आदमी की जिंदगी में ये 3-4 फेजेस आते हैं ईद के। तो सबसे खूबसूरत फेज होता है ना, वो बचपन का होता है। बिल्कुल। जब आप नए कपड़े लेके आते हैं, माँ हाथ हिला देंगी, जूते लेके आते हैं, उनको देखते हैं, निकालते हैं, पहनते भी नहीं हैं और उस एक्साइटमेंट में होते हैं कि कल ईद होगी तो इसे पहनेंगे। अच्छा, आप भी ये नदीदापन करते थे? बहुत ज्यादा। हम भी बचपन में वैसे ही थे जैसे सबका बचपन होता है। अच्छा? तो ये बड़ा यानी कि उस ईद का मजा और था। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा बड़े होते हैं तो फिर लड़कपन की ईद का एक अपना मजा है। बिल्कुल। जब आप घर से बाहर निकल जाते हैं, फिर दोस्तों यारों के साथ आ जाते हैं। फिर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर ईद नहीं रहती। क्यों? फिर काम रह जाता है। एक इवेंट होता है ईद का कि ठीक है जी, रात को आ रहे हैं तो सुबह नमाज पढ़ी तो फिर सो गए। अब उस फेज में आ गए हैं कि नमाज पढ़ी और जो भी कोई दोस्त यार आए, घर पे आ गए या किसी की तरफ चले गए, तो वो चीज़ अब थोड़ी सी कम है क्योंकि वो दूसरे बच्चों ने ले ली है जो हमारे माँ बाप ने ली हुई थी। अब हम उस स्टेज के ऊपर आ गए। अच्छा, आपको ईदियाँ लेना तो बहुत अच्छा लगता है सबको, क्या ईदी देना भी अच्छा लगता है? आजकल उस वक्त तो एक्साइटमेंट होती थी ना कि जूते पहनेंगे, इसकी टेंशन होती है कि सवेरे सारे बच्चों ने इकट्ठे हो जाना है और फिर उनको ईदी देनी है, लाइन में ईदियाँ देनी है। तो ये फर्क तो पड़ता है। ये तो फिर एज की खूबसूरती भी है और हर चीज भी ऐसी। तो सही। शहनाज साहिबा, आप बताएं, आप भी मेरा ख्याल आज पूरा दिन ईदियाँ बांट के ना पर्स खाली हो गया होगा आपका। हाँ बिल्कुल। तो आपकी ईद कैसी होती थी बचपन की? कोई मजेदार याद है तो वो भी हमें बताएं। और ये बताएं कि क्या फर्क है बचपन की ईद, बड़े होके ईद और अब की ईद? अगर आपका पर्स खाली हो गया तो मैं जा रहा हूँ। मैं भी यानी कि आप इस चक्कर में थे कि आपको ईद ही नहीं? देखिए, मैं छोटा तो हूँ ना। मैं अल्लाह। बचपन की मुझे याद नहीं है, मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा। बचपन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और वैसे मैं ईद बहुत अच्छी गुजारती हूँ। सबसे रात भी मैं प्लान बना लेती हूँ, मैंने क्या पकाना है, मेरे मेहमानों ने आना है, ससुराल वालों ने, बेटे वालों ने। हाँ, एहतमाम के साथ बहुत अच्छी तरह मैं मैनेज करती हूँ।
सबसे पहले घर की मैनेज करती हुई, घर को अच्छा होना चाहिए कि देखने वाले आए तो मेरा घर देखें, फिर खाने अच्छे बनाती हूँ, चाट वगैरह तो लाजमी बनाती है। खवातीन को वैसे यही होता है ना कि कोई भी आए तो घर साफ सुथरा होना चाहिए, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। और अगर कोई चीज अच्छी ना बने ना, फिर मुंह भी बड़ा अच्छा बनाते हैं। कुकिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो किसी दिन हमें कुछ खिलाइएगा ना? इंशाल्लाह जरूर खिलाएंगे। सही, जब आएंगे दोबारा तो सेट पे तो जरूर लेके आएंगे। ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी ईदें तो बहुत ही मजे की होती होंगी, और आप तो शुरू से ही बड़ी गोलू पोलू है ना, तो आप शुरू से ही, मेरा ख्याल है कि ना चाहते हुए भी आपसे कॉमेडी हो जाती थी। तो बचपन से ही कॉमेडी करते थे? देखिए, मैं जो 16 साल तक जो मेरी ईद गुजरी ना जी, वो तो बड़ी शरारतों वाली गुजरी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक तो ये चीमा साहब ने भी बताया कि एक शौक होता था कि कपड़े आए हैं नए और ईद के पहनने हैं हमने, और मैं चाहता था कि मेरे जो ड्रेस हो ना वो सबसे डिफरेंट हो। अच्छा। और मैं उसकी तहकीकात कराता था पूरे मोहल्ले में। क्यों? कि जो अपने उम्र के बच्चे होते थे उस वक्त, जो अपनी एज के, तो उस वक्त मैं उनसे पूछता था कि यार आज ना मैं 3 बजे कपड़े पा के निकलांगा ईद अले, तो मैं दसांगा कि मेरे कपड़े कैसे है कि नहीं। अच्छा। अब मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या, अच्छा वो चक्कर में कहते हम भी तुम्हें बताएंगे, वो पहन के आ जाते थे, मुझे पता लग जाता था कि ये ऐसे कपड़े, अब मैंने ऐसे कपड़े लेने। अच्छा। तो वो एक तो ये शुगल होता था। दूसरा, ईद के जैसे आप को किसी चीज़ का वो एक्साइटेड हो जाते हैं आप किसी चीज़ के लिए कि आपने सफ़र करना है। जैसे बचपन में बहुत ज़्यादा होता था कि आप सफ़र करने जाएंगे और उस रात आपको नींद भी नहीं आती थी कि हमने सुबह जाना था। तो ईद भी एक ऐसा हमारा त्यौहार था जिसमें हम ये रात को सोते नहीं थे कि क्या होगा, सुबह हो कैसी होगी, सुबह क्यों नहीं हो रही, आज हो ही नहीं रही, रोज़ हो जाती, आज नहीं हो रही, सुबह हो ताकि मैं कपड़े पहनूं, हाँ जी, शौकिया। और ईदी स्पेशल, और 2 रुपए का नोट जो होता था, ब्लू कलर का एक नोट होता था। हाँ, तुम तो बहुत जल्दी वाले हो, हमारे वक्त में 2 रुपए का नोट होता ही नहीं था। 1 रुपया मिलता सीधी। अच्छा। और उसी की इतना उस 1 रुपए का इतना शौक होता था कि अब इसका जनाब अपनी पसंद की चीजें खाएंगे। वाह, 1 रुपए में बहुत कुछ आ भी जाता होगा। बहुत कुछ आ जाता था, और फिर शाम को पेट ही खराब हो जाता था। हर वो चीज खानी है जिसके लिए आप तरस रहे होते थे। पूरा रमजान माँ के साथ जाना, पेट खराब हो गया, ये करेगा, वो करेगा, वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। अकेले फिर हर चीज खाते थे, ये नहीं देखना इससे नुकसान हो रहा है, मसला हो रहा है, सब कुछ खा लिया, सब कुछ खा लिया। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता था, फिर वही होता था जो नेक्स्ट डे पे बिस्तर पे होता था, पेट में दर्द, खत्म नहीं होता था। ऐसी बात। और अब आपके पास जितने पैसे हो पता नहीं चलता। अब तो 5,000 का जो आखिरी नोट है उसका भी पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सी बात है। दिल करता है ये खुला ना हो, टूटे ना। हाँ, ये ऐसे ही रहे, ये टूटा तो गया, खत्म हो गया। तो ये इसकी बड़ा फर्क तो है ना। ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं कि बचपन में ना मुझे एक बड़ा शौक होता था ईद पर स्पेशली। वो एक वो पान का वो एक ठेला सा लगाता था एक बाबा जी, और मैं कहता था यार अब मैंने पान खाना है। अच्छा। सबसे पहले पान खाना है। उसमें मुझे मार भी पड़ी है। मेरे चचा थे, वो व्हाइट कलर का सूट पहन के उन्होंने नमाज पढ़ने गए, तो जैसे ही नमाज खत्म हुई तो मैं उस बाबा जी के पास लगे, पान बनाया, मीठा पान, और पान खाया, और मेरा दिल करता था मैं इसकी पिचकारियां। अच्छा, शुरू से शराब। हाँ, वो हमारी खिड़की थी घर के बिल्कुल, तो वो मेरे चाचा कहीं से गुजर रहे थे, वो ऐसी टाइमिंग हुई कि मैंने पिचकारी और चाचा के कपड़ों के ऊपर मार पड़ी जरा बड़ी ऐसी, और खिड़की के अंदर से पड़ी है। उन्हें कहा जरा अंदर सी ना, वो लगे उसका हाथ जाता उसमें पड़ी मुझे। तो इस तरह की बड़ी शरारतें होती थी हमारी। क्योंकि फिर एक वो स्टेज आ गई ईद की कि जब आप लड़कपने की ईद का एक अपना मजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका फ्लेवर ही वो होता है। यानी कि बचपन से निकल के आप घर वालों की वो उस पिटारी से निकल के तो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे आपके अपना फ्रीडम होता है, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन रहा होता है कि यार आज उस जगह पे जाएंगे, या एक जैसे कपड़े बनाने हैं, एक दिन 3 दिन, क्योंकि बड़ी सेलिब्रेट होती थी 3 दिन ईद, और पहले दिन ये कपड़े पहनेंगे। फिर एक दिन ऐसा होता था कि जो भी आपके 4-5 या 2-4 दोस्त होते थे बड़े क्लोज, वो फिर एक तरह के कपड़े बनाते थे। हाँ, अक्सर दोस्तों में होता है ना, मैचिंग कपड़े बनाने, रंग के की डिजाइन के। तो फिर ऐसी ही ईद थी जो यानी कि बचपना, लड़कपन, फिर उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं उस वक्त काफी चेंज हो जाती है। बचपन की यादें अभी भी सताती होंगी ना, दिल चाहता होगा फिर से बचपन आ जाए, वो एक मजेदार जिंदगी शुरू हो जाए। वो तो अब कहाँ आएगा, लेकिन उसकी यादें जो है ना
वो तो फिर आपके साथ साथ चलती है। सही कह रहे हैं, यादें तो वो भी चलती हैं, लंदन में आप हमारे सही कह रहे हैं आप। बड़ा अच्छा। रुबीना के साथ हम लंदन का भी टूर करके आए थे जी। हाँ, वहाँ पे हम बड़ा अच्छा करके- काम किया हमने हाँ, इकट्ठे, बड़ा वहाँ पे। एंजॉय किया। अच्छा, अपने काम से मुतालिक बताएं हमारे दोस्तों के हमारे दोस्तों को कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आपके दिल के बहुत करीब है, और आपके आने वाला कौन सा काम है, हमें आपका कौन सा नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए जी, मेरा जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो मेरा फर्स्ट सीरियल है। अच्छा, वो सैयद शाकिर उज़ैर साहब ने उसको प्रोड्यूस किया हुआ है, पीटीवी की वो प्रोडक्शन है। और मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने जितना भी काम किया है उससे बेहतर काम मुझसे हो नहीं सका। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि वो एक तो उसका कैरेक्टर ऐसा था, रुला हुआ कैरेक्टर, जिसको वो शाकिर साहब की खास लैंग्वेज होती थी। वो ਜਿਹੜਾ रुलिया कैरेक्टर होएगा वही कैरेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ परफॉर्मेंस ਕਰਨ ਦਾ मौका ज़्यादा मिलेगा। यानी कि रफ टफ। अच्छा, पक्की वास थे, हुमा मीर मेरे साथ थी, और उसमें मुझे सैयद शाकिर उज़ैर साहब ने ब्रेक दी थी। फर्स्ट मेरा सीरियल था और लीड करवाया मुझसे। और उस प्ले की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब तो शायद बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, पीटीवी के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा। उस प्ले ने फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन ली थी एशिया ड्रामा फेस्टिवल में। वाह, वाह। इस वक्त जो टर्की के ड्रामे चल रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के चल रहे हैं डब होके, टर्की के प्ले को अवार्ड नहीं मिला था। अच्छा, पहला ईरान का था, दूसरा एक अफ्रीका मुल्क था उसका था, तीसरा पाकिस्तान का ऐन इश्क था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर मशहूर सीरियल था। था, और उसका तो मेरा ख्याल है कि इतना चर्चा था अपने वक्त वक्त में। का एक लैंग्वेज मुख्तलिफ थी, और मुझसे वो पहला सीरियल करवाना वो सैयद शाकिर उज़ैर साहब का ही करिश्मा था वो कि इतने अच्छे डायरेक्टर थे कि वो हर किसी से काम ले लेते थे। और मुझे अब एक थोड़ी सी बात आपको शेयर कर दूं कि जब मैं उनके पास ऑडिशन देने के लिए आया ना, तो मैंने सिफारिश ढूंढी। सिफारिश ये ढूंढी कि पीटीवी, क्योंकि रिसेप्शन से एंट्री बड़ी मुश्किल थी। हर नया बंदा तो जाहिर है नहीं आ सकता नहीं ना, इस तरह सकता। तो फिर सारा ये दुनिया ही आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो फिर एक सकता। कॉमन फ्रेंड ढूंढी मैंने शाकिर साहब की, फिर उनके साथ में गया। उस वक्त वो ऐन इश्क की कास्टिंग कर रहे थे, अच्छा, और वो खेलते हैं नए आर्टिस्टों के साथ। ये उनकी बड़ी कमाल था शाकिर साहब का। तो उन्होंने जब मुझे देखा ना, तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। मुझे पढ़वाया उन्होंने, लाइन पढ़वाई। तो मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत से ऑडिशन दे चुका था, तो अच्छा। मुझे पता था कि इसकी क्या थोड़ी सी कैसे बोलना होता है। पहले तो मैं फेल होता रहा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे थोड़ा सा आके शेयर किया। वो बोला तो शाकिर साहब ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तू काका कल है। अच्छा, अच्छा, मैं नेक्स्ट डे अकेला गया, यानी कि इनकार नहीं हुआ, आपको उम्मीद दिलाई गई। दिलाई होगी। मैं नेक्स्ट डे गया, तो नेक्स्ट डे कहते हैं कि बोल, वो थारे मारे वाली लैंग्वेज, मुख्तलिफ लैंग्वेज बहुत मुश्किल है वो तो। लैंग्वेज थी वो। और वो जब उन्होंने मुझे खुद बोल के बताया कि ऐसे बोलना है, वो मैंने थोड़ा सा उस एक्सेंट में बोलने की कोशिश की। कहते नहीं दोबारा बोल। मैंने दोबारा, उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट दे दिया, उन्होंने क्या ले जा, और 3 दिन के बाद आना, फिर देखेंगे। आपने घर में जाके प्रैक्टिस तो खूब की होगी। इतनी प्रैक्टिस की कि मैंने उसमें मेरे पहले एपिसोड में मेरे 6 सीन थे, वो 3 दिनों में मैंने वो 6 सीन ऐसे हफ्स किए कि सोच है किसी की। क्या हुआ? एक एक लफ्ज पक्का याद कर पक्का लिया। याद। मुस्लिम साहब साथ होते थे इनके कैमरामैन। और मैं जब तीसरे दिन गया उनके पास, तो उन्होंने मेरी वो, हाँ भाई आ गया काका। बड़ा मुझे वो डर भी था, खौफ भी था, थोड़ा सा शौक था करने। वो मैंने जनाब बोला, कहते हैं ठीक है हुण मैं जिस तरह कहना उस तरह कर। ये बात बताने का मतलब ये है कि उस वक्त आर्टिस्ट पे कैसे मेहनत की जाती थी। अगर मुझे उस वक्त वो छोड़ देते ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज आप मुझे बुला रही होती या मैं और आपके साथ बैठ के बात कर रहे होते। लेकिन आपके अंदर उनको टैलेंट नजर आया, तो उन्होंने उसको पॉलिश किया। मुझे नहीं पता था कि वो सोने का कैरेक्टर लीड कैरेक्टर है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था। मुस्लिम साहब ने, और मरहूम मुस्लिम साहब फौत हो गए, और शाकिर साहब, क्योंकि मुस्लिम साहब कैमरामैन थे और शाकिर साहब प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आओ। हाँ भाई, 4-5 दिन के बाद जब मैं दोबारा गया, तो मैं बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे बोला। उन्होंने सुन के तो आपस में बात की। तो हसनैन मलिक मरहूम उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, बहुत प्यारे हसनैन मलिक उनके असिस्टेंट। तो कहते हैं लिया भाई फ्रेश कापी लिया,
अच्छा। तो वो फ्रेश, उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से लिखा सोना, सुहेल कैरेक्टर का नाम सोना था। अच्छा। और सोना आप देख लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन आप हमारे दोस्तों के नॉलेज के लिए बताएं। अच्छा, ये चीमा साहब की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं इससे रिलेट एक बात करूंगा। हाँ, फुल टैन, काला, मूछे, एक रफ से कपड़े, यानी कि इस पर्सनालिटी से टोटल रिवर्स वो कैरेक्टर। और वो जब मैंने किया तो मुझे नहीं पता लगा कि ये लीड करना है। अच्छा। मुझे उस वक्त तक भी नहीं पता, तो मैंने कहा यार ये हीरो केड़ है। मैंने वैसे ही एक साथ बैठा हुआ था, सलीम शाह एक हमारा दोस्त था, मैंने उसको क्या, मैंने कहा ये तो ठीक है, मैंने कहा इसको लीड कौन कर रहा है? उन्होंने कहा तू ही कर रहा है, तू हीरो है इसका प्ले का। इतने सादे थे आप भाई, मुझे पता ही नहीं था, आपको पता ही मुझे नहीं पता था। फिर मैंने कहा शाह जी ये मैं लीड कहा, तू लीड कर रहे हैं और तेरे हड़दी कुड़ी लगनी है। 2 हीरोइन चेंज हुई माशाल्लाह। आपकी हाइट के हिसाब से पक्की वास, वो भाभी को पसंद नहीं आती थी। भाभी क्योंकि राइटर भाभी थी, तो भाभी ने कहा कि सोना तो मिल गया, अब इसके साथ ही इसकी हाइट की लंबी चौड़ी हाँ, वो कहाँ से वो फिर वो लेके आए हुमा मीर को। हाँ, उनकी हाइट अच्छी है हाइट है। और फिर हुमा मीर के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और फिर उस तरीके से काम चला। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो तारिक मेराज साहब, फारूक अब्बास बहुत अच्छा हमारा था, हसनैन मलिक थे, नसीम आरिफ थे, हैम, और इस तरीके से फिर आगे चलते ये सब टॉप के डायरेक्टर हैं जिनका आप नाम ले रहे हो। नसीम आरिफ साहब थे। तो इस तरीके से फिर आस्ता आस्ता फिर प्राइवेट प्रोडक्शन, और प्राइवेट प्रोडक्शन भी देखें कि मैंने वो की इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है उस वक्त नहीं आई थी, और को प्राइवेट चैनल पे मेरा पहला प्राइवेट, यानी कि आप एसटीएन को निकाल दें, इंडस विजन की ओपनिंग हुई थी, उसमें मेरा दौड़ प्ले चला था। अच्छा। और वो प्ले मुझे मिला था ऐन इश्क देख के, शमून अब्बासी ने देखा और फिर वहां से मुझे कास्ट किया उसमें। यानी कि आपने तो रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, वो इस तरीके से फिर आस्ता आस्ता तारिक मेराज साहब ने बड़ा यानी कि ग्रूम किया। फिर फारूक अब्बास थे, मैंने पहले भी नाम लिया। फिर आपके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ और बहुत से दोस्तों के साथ। थिएटर भी किया ना आपने? हाँ, क्या जी? थिएटर नहीं, थिएटर मैंने नहीं किया। अच्छा। वो मैंने नहीं किया। वो मेरा ख्याल है कि वो आदमी का एकदम झिझक उतारता है, वो हाँ, करना, वो करना जरूर चाहिए। करना थोड़ा किया है मैंने। एक्सपीरियंस होता है। पीटीवी के जो वो थे ना अवार्ड्स, उसमें मैंने परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा। लेकिन आपने मतलब शहनशाह अकबर और दूसरे तीसरे वो कैरेक्टर किया हुआ, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना बोलना और परफॉर्म करके फिर क्लैप स्टेज पे परफॉर्म करना, वो नहीं किया। वो नहीं किया। रेडियो भी नहीं किया? रेडियो किया थोड़ा सा। अच्छा। रेडियो थोड़ा सा किया, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि मजा आने वाली बात, उस लेवल का नहीं किया कि जहां मैं कहूं कि जी मुझे मजा आया। मतलब कैरेक्टर परफॉर्म करना ही आपको ज्यादा पसंद है और आपने किया भी सही किया। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता अब इस जगह पे पहुंच गए हैं कि ठीक है, मिल रहा काम कर रहे हैं। लेकिन सॉरी जी, लेकिन वो चीज़ जो मेहनत उस्तादों ने की हुई है ना, जैसे कि शाकिर उज़ैर साहब ने, तारिक मेराज साहब ने, हसनैन ने असिस्टेंट के तौर पे, फिर कुछ दोस्त अच्छे मिल गए, उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि बताया। यूनुस सुहेल था और नदीम गड्डार साहब थे हमारे कैमरामैन, है अभी भी। वो बड़ा लंदन में तो आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। वो हमारे कैमरामैन थे, तो मैं अंडरटोन बोल रहा था, ओए किन्नू फड़ लिया। फारूक को कह रहे थे, उन्हें कहा नहीं मुंडा ठीक है, उन्हें कितने ठीक है, आवाज नहीं निकलती। वो फिर गफार चौधरी होते थे, हैं माशाल्लाह, अभी भी हैं ये सब लोग। उन्होंने रोक के उन्होंने क्या बोल, फिर जब मैंने वो बोलना शुरू किया तो फिर ठीक है, फिर चल फिर अच्छा, ऐन इश्क से थोड़ा सा मैं, क्योंकि ऐन इश्क की बात चल पड़ी, ये प्ले जब बन रहा था और उसका सेट लगा था पीटीवी, उस वक्त पीटीवी 2 हुआ करता था, उसकी बैग पे पीछे जो पीटीवी होम है, तो वो अंकल सलीम रज़ा, क्योंकि मेरे उनके बच्चों के साथ बड़े, और क्योंकि वो एक्टर थे, मैं देखता था, मेरी गली से गुजरते थे। मेरे कल के शो में भी वो आए थे, हमारे मेहमान थे। जी, और बड़ी अच्छी गपशप हुई उनसे, तो और टेक्निकली भी वो बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपको पता है कि हमारा सेट भी उन्होंने ही तैयार किया। जी, मैं समझता हूँ और मैं जानता भी इस बात को। अच्छा, तो वो उनको हम गली से गुजरते देखते थे, तो वो ये टीवी पे आते हैं, टीवी पे। फिर मेरे काशिफ से और आसिफ से, उनके बच्चों से दोस्ती हुई, तो वो
जो पहला प्ले था मेरा एक्स्ट्राज में, आपका एक सीन था, वो पंचायत का सीन था जिसमें वो असलम राणा साहब भी थे और अल्लाह जन्नत नसीब करे वो सारे बैठे हुए। राणा ने इतना अच्छा दादे का कैरेक्टर प्ले किया कि वो स्टिल फोटो खींचते थे ना, तो उसमें भी सर हिला रहा होता है। उसको कहते थे दादा स्टिल फोटो है, इधर तो सर क्यों लाता है? कहता ये कंटिन्यूटी है, सारा टाइम कैरेक्टर में रहता है। ऐसे ही है, बहुत प्यारा है। तो वो जिस जगह पर वो बैठे थे उसके बिल्कुल पीछे मुझे खड़ा किया गया। अच्छा। और वो मेरा अगर देखा जाए तो वो पहला प्ले था एन इश्क भी, तो बड़ी उससे यादें वाबस्ता हैं। और फिर हम जाते रहे बाकायदा शूटिंग में, जब भी कोई हजूम वाला सीन होता था तो हम उसमें होते थे। यानी कि आपने एक्स्ट्रा भी परफॉर्म किया? मैंने बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म किया। मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा लार्ज परफॉर्म किया मैंने। एक्स्ट्रा प्ले करने वाला जो आर्टिस्ट होता है ना, वो इतना ग्रूव हुआ हुआ होता है। मेरा ख्याल है कि ये आप जब ये शेख साहब को देख लें, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इनका जो स्टार्ट है वो यानी कि मैं ये समझता हूँ कि जो एक्स्ट्रा से ऊपर आते हैं ना, वो बहुत सीजनल एक्टर होते हैं, उनको कदर होती है, कदर होती है हर चीज़ की। तो मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। यानी कि मैं जूनियर्स की, मैं खुद भी जूनियर हूँ बहुत साल का, लेकिन मैं बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ इनको जो एक्टर्स होते हैं, क्योंकि मैं तो स्टेज से नहीं गुजरा, लेकिन स्ट्रगल टाइम में जब मैं मॉडलिंग करता था, एक और मजे की बात बताऊँ आपको, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन तो जरूरी है, लेकिन आप अपने अपने लेवल की करते हैं। हाँ, हर बंदा अपने हिसाब से करता है। जो गाड़ी वाला है वो अपने गाड़ी के लेवल की स्ट्रगल करेगा, जो साइकिल वाला है वो अपनी साइकिल की लेवल की स्ट्रगल करेगा। ये आप कह दें कि बगैर स्ट्रगल के आपको कोई चीज मिल गई, वो नहीं हो सकता। हाँ, कामयाबी जो है वो प्लेट में सजा के तो कोई ही नहीं देता, उसके लिए आपको थोड़ी जान लगानी पड़ती है। और जान ऐसे लगानी पड़ती है कि वो दोनों मारते हैं, गाड़ी वाला भी मारता है अपने आप को मार के, और फिर फर्क ये होता है सिर्फ कि आप उस लेवल के नजदीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कि उनको इंटरेस्ट होता है। यार कराची से आते थे वो मुझे फ़ोन कर देते थे, मेरा निकनेम गोगा है, तो मुझे शो बिजनेस में ज़्यादा गोगे के नाम से जानते हैं। गोगा यार हम आ रहे हैं तो पिक कर लो। मैं उस ड्रामे में, उस कमर्शियल में नहीं होता था, लेकिन मैं उनको पिक करता था, 3 दिन उनके साथ रहता था। मेरी स्ट्रगल मेरे लेवल की थी। हाँ, फिर वो दोस्तों को सपोर्ट बंदा साथ कर रहा होता है, क्योंकि पता होता है ना कि हम भी इस मुश्किल से आए थे, तो उनको भी अब हमारी मदद की जरूरत है। ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये है कि जो ये देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रगल किए बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा ही स्ट्रगल आपको वो सिखा देती है जो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती। सही कह रहे हैं आपको कदर देती है उस बंदे की जो बाहर बैठा हुआ होता है। ऐसा ही। और सब दुनिया कास्ट हो रही होती थी कमर्शियल्स में, तो मैं नहीं हो रहा होता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठा हूँ। हमारे दोस्तों को आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अभी हम अपने दूसरे मेहमान से भी बात करेंगे, क्योंकि आपकी बातें तो इतने मजे की हैं कि दिल कर रहा है सुनते जाएं। एक और छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं मैग का कोऑर्डिनेटर भी था। अच्छा। बड़ा अच्छा मैगजीन था। तो उन्होंने कहा जनाब कि गोगे यहाँ से ना मॉडल्स को ढूंढो और उनका वो करवाना है, फोटोशूट करवाना है। मैंने कहा करवा लेते हैं। मैं नाम नहीं लेता, बहुत अब तो हीरोइन बन गई हैं बड़ी बड़ी। उन सबको उस वक्त कहा मैंने कि यार मैग का शूट करवा लो। अच्छा। जिसके पास जाऊं वो कहे जी कि हमारा तो शूट मैग का हुआ हुआ है, हमारा तो शूट हुआ हुआ है, मैगजीन है ना, ये मैगजीन है मैग में। मैं कहूँ यार उसका कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। वो तहमीना खालिद अनम की मिसिस थी। अच्छा, वो मेरे से बड़ा प्यार करती थी। मैं कहता हूँ जिसके ऊपर फोटोग्राफ के ऊपर मेरे साइन होंगे वो प्रिंट होगा, तुम्हारा किसने किया हुआ शूट? उन्होंने फोटोग्राफर कराची से भेजा, फिर यहाँ पे आके हमारे अर्जुमन थे। हाँ, अल्लाह जन्नत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट। मैं अर्जुमन के पास गया, मैंने कहा अर्जुमन यार ये ओरिजिनल मैग वाले आए हुए हैं, तो कोई बंदा दे। कहता है ठहर, फरा हुसैन को फ़ोन किया उस वक्त, तो फरा आई। जब उनका प्रिंट हुआ मैग में, फिर सबने मुझे कांटेक्ट किया। उससे पहले यानी लोगों को ये था कि लोगों को यकीन नहीं आया कि ये भी ये काम कर सकता है। ऐसा ही होता और ये वजह वो थी कि वो मेरी स्ट्रगल थी, सही, जो मैंने की हुई थी। तो फिर मैं इस तरीके से जिंदगी के बहुत से फेजेस। लेकिन आपकी स्ट्रगल में लोगों की प्रमोशन बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल। यानी कि लोग, आप ये देख लें कि लोग बिलीव ही नहीं करते थे
यार ये मैं लोगों ने पता नहीं क्या क्या झांसे दे के लोगों से काम करवाए हुए थे। हमने तो कुछ भी ना बनाया कि यार मैं तो काम कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अर्जुमंद ने मेकअप करना है, आपने लोकेशन पे जाना है और शूट करना है, तो ठीक है। बहुत सी चीजें सुनने को। शहनाज साहिबा आप बताएं, काफी देर से हम सिर्फ आपको बस देख रहे करे जा रहे हैं, हम बातें करे जा रहे हैं, लेकिन ये रेडियो पाकिस्तान है। मैं आपको, मेरा तो वैसा ख्याल था कि आप हमें नहीं बोलने देंगे, नहीं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया कि हम आपको बोलने नहीं दे बातें रहे। इतनी अच्छी कर रहे हैं, मैंने कहा इन्हें कहने दे। तो नहीं, अगर आप खुद से thank कोशिश you, नहीं करेंगी ना, आपका बहुत तो शुक्रिया। आज के हमारे ये जो मेहमान है ना, ये आपको नहीं बिल्कुल बात नहीं करने बोलने देंगे। अच्छा, देंगे। इन्होंने मुझे रोका हुआ अभी। हाँ। चले ठीक है, रुके रहिए। जी, मैं रुका ही हूँ। आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मैं अपने काम का। आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह आई हूँ इस अंदर। मैं अपने इलाके की लेडी हेल्थ वर्कर थी। अच्छा, हाँ, तो मैं रेडियो पाकिस्तान किसी के साथ गई थी देखने या सिर्फ? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग थी तो साथ चली गई। अच्छा, वैसे ही चली गई। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर थी रूही बानो, तो उसने कहा आप क्या करती है? मैंने कहा इस तरह मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ अपने इलाके की। तो कहती है हमें तो चाहिए, आप बटवार से भी आपका तल्लक है, बटवार की ज़ुबान है आपकी, तो आप ऐसे करेंगे माँ और बच्चे की सेहत के बारे में मुझे प्रोग्राम कर। मैंने कहा अभी करवा लें मुझसे। अच्छा, हाँ, मैंने उसी दिन, मतलब आप इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, आपने कहा कि मैं क्योंकि अभी काम कर रही लूंगी। थी, फील्ड में काम कर रही थी ना, काम कर रही थी, डोर टू डोर जाना और माँ को बच्चे के बारे में बताना और माँ को लेकिन अपने फिर भी माइक पे हाँ, परफॉर्म करना थोड़ा सा हाँ, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता मगर है। मैंने उसी वक्त मैंने प्रोग्राम कर दिए। इस तरह मेरा हर हफ्ते को प्रोग्राम होता था। फिर रेडियो में 2010 से मैं रेडियो में, अच्छा, रेगुलर कर रही हैं। हाँ, तो उसके बाद बी अर्शिद साहब है वहाँ के प्रोड्यूसर, उन्होंने भी रब्ता किया मेरे साथ। मैंने कहा मैं करूँगी, आपके साथ भी काम करूँगी। और बटवारी की वजह से मैंने फिर अभी पीटीवी में भी काम किया है। अच्छा, टीवी सीरियल्स में भी? शीशे की नीयक। अच्छा, शीशे कैसा में। रहा ज़ैनब टीवी का के ना, एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं। आरिफ नसीम साहब का था ये। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो अभी भी आप कर रही हैं कोई प्रोजेक्ट टीवी का? हाँ, अगर मिल जाए तो कर लेती हूँ। अच्छा, यानी कि अभी फिलहाल नहीं फिलहाल नहीं, मगर मिल जाए तो कर लेती। यानी कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप हाँ, करना शुरू चाहती से, हैं। हाँ। ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास एक एक्ट्रेस है और पटवारी लैंग्वेज की। हाँ, सही। तो वो उसमें जैनब के नाम से मैंने करेक्टर किया। वाह, अच्छा देखिए, और ये कैसी बात है। और आपने बताया और मेरे मुंह पे आके थक जाता है वो कहते यार थोड़ा इंतजार कर ले। मैं कहता तू जेल तो लौट जा। आप ना अपनी बातें थोड़ा रोक के रखें, क्योंकि हमारे इन दोस्तों को ना कहीं जाना है। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना आपसे मैं खामोश। मुझे स्कूल में भी ऐसे करते थे बात। दोस्तों, अभी सनी हमारे साथ मौजूद हैं। हम थोड़ी देर के बाद फिर से हाजिर होंगे और सनी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अभी सुहेल चीमा और शहनाज साहिबा को कहीं जाना है, इसलिए अभी के लिए हम इनको जाने देते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इनको दोबारा बुलाएंगे और मजीद इनसे गपशप करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप आए और आपके आने से हमारा तो दिन बन गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपने बुलाया हमें और ये सब बातें करने का मतलब अपनी, क्योंकि इस खुशी के मौके पे यहाँ पे बैठने का मतलब ये था कि अपनी स्ट्रगल थोड़ी सी बताया जाए। ईद का दिन तो है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ईद का दिन खुशियों का दिन है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और आपका सेट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब भी आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे जी। जी जरूर आपको बुलाएंगे। सब देखने वालों को ईद मुबारक, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी ऐसे ही। थैंक यू सो मच। आप लोग भी खुश रहें, सलामत रहें। जी फ्रेंड्स, सनी के बारे में यकीनन आप बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद फिर से आते हैं, वेट कीजिए।